कहाँ तक हुआ था? किसका? रूट में है ना? रूट एनाटॉमी। ओके, तो हम लोग देख रहे थे रूट डाइकॉट का ना, रूट एनाटॉमी। डाइकॉट रूट, पूछ लेते हैं जल्दी से, क्यूटिकल होगा क्या यहाँ पे? यस और नो? नो। ये सिंगल और मल्टी सेलुलर, क्या होगा? सिंगल सेलुलर कि मल्टी सेलुलर? सिंगल सेलुलर। रूट हेयर है, सिंगल लेयर, सिंगल सेलुलर। स्टोमाटा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नो। पैरेन्काइमा कि कोलेनकाइमा? पैरेन्काइमा। यहां से यहां तक कॉर्टेक्स। नेचर पैरेन्काइमा। ठीक है, अब आइएगा इसके नीचे का लेयर जो है वो हो जाएगा एंडोडर्मिस। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स ही दो लेयर में बटा हुआ है, कॉर्टेक्स का या दो जोन में बटा हुआ है। ऊपर का जोन कॉर्टेक्स है और उसके नीचे का जोन जो है वो है एंडोडर्मिस का। और यहाँ भी एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। ऑफ कोर्स ऊपर में कॉर्टेक्स है, ऐसे, और ये हो गया एंडोडर्मिस। इसमें जो सेल्स हैं कंपैरेटिवली होते हैं इलोंगेटेड टाइप के, और इनके शेप के कारण इन्हें कहा जाता है बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल समझते हैं ना, जैसे आजकल ऑयल को मेज़र करते हैं तो बैरल में, पर बैरल वैसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस पे कोई चीज़ आ सकता है, जिस पे वॉल्यूम होगा। तो ये बैरल शेप्ड हैं, बैरल शेप्ड सिंगल लेयर्ड। और आप लोग को बताए थे जहाँ डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम पेज के नीचे कुछ नहीं लिखिएगा, अगले पेज में या उसका पहले अगर जगह है वहाँ लिखिएगा, यहाँ जगह छोड़ के रखिएगा। बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये, ठीक है, यहाँ तक पूरा कीजिए। तो किसी का नीचे बनाना है? इसके नीचे बनेगा, तो एक सिंगल ही होता है। मतलब जो हम लोग डायग्राम पे देख रहे हैं इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। एंडोडर्मिस,
इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा पैरेन्काइमा सेल्स, इसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है? सिंगल लेयर्ड। और एक चीज देखे होंगे, कॉर्टेक्स में जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं पैरेन्काइमा सेल्स का, लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस वेयर देयर, है ना, काफ़ी सारा इंटरसेलुलर स्पेस था। रीज़न क्या? उनका शेप था ओवल या पॉलीगोनल। तो नेचुरली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कम होंगे तो खाली जगह तो बचेगा ही। अगर दो सर्कल को अगल बगल रखिएगा तो उसके बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? बहुत कम। इसलिए बाकी जगह जो होगा वो ओपन स्पेस रहेगा। तो वही था। यहाँ पे क्या है, इनका शेप जो है बैरल शेप्ड होने के कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता। बैरल शेप्ड। चौथा कैरेक्टर, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दे मतलब सेल्स हैव डिपोजिशन, कुछ जमा रहता है, सुबेरीन का डिपोजिशन रहेगा। और ये होता है वैक्सी मटेरियल टाइप। सुबेरीन वैक्सी मटेरियल टाइप। और इसका जो इम्प्रेग्नेशन है, मतलब लेयरिंग है, बोथ रेडियली एंड लैटरली। जहां जहां पॉसिबिलिटी है सेल के सरफेस के ऊपर, वहां वहां इनका सुबेरीन का डिपोजिशन होगा। Thus, it makes a water repelling layer। लिखते चलिएगा। और इसीलिए ये जो एंडोडर्मिस का लेयर है, डाइकॉट रूट में एक वाटर रिपेलिंग लेयर बना रहा है। ये तक हुआ लिखना? अब जरा सोचिए, रूट्स बने काय के लिए हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। और उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो वाटर को एंटर करने से रोक रहा है। तो कुछ बात मैच नहीं कर रहा है। जो वाटर को एंटर कराएगा वो वाटर को रोकेगा क्यों? तो यहाँ इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि ये कंपेल करता है सेल्स को कि वाटर बाय फोर्स सेल के अंदर से होके आगे बढ़े। नहीं तो आप देखिए, फिर से वापस आए इस पेज पे, ये सिंगल लेयर, सिंगल सेल है ना, ये रूट हेयर। वाटर और मिनरल कहाँ से एंटर करेगा? यहाँ से। वाटर और मिनरल यहाँ एंटर किया, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ा। इस जगह अगल बगल कौन है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल का शेप आपको नजर आ रहा है ना, कैसा है? ओवल। लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। क्या लगता है वाटर मेहनत करके सेल के अंदर एंटर करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ वहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ से होते हुए आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे वाटर ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये लोड ही नहीं लेगा सेल के अंदर एंटर करने का। आइए, मेंटेन द टाइम। एनीवे, सो यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके बीच में बहुत स्पेस है, इसलिए इन इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए वाटर क्या करेंगे? सेल से एंटर करते हुए, सेल के बगल से एंटर करते हुए एंडोडर्मिस लेयर पे आके खड़े हो जाएंगे। ये एंडोडर्मिस है ना, ये एंडोडर्मिस लेयर है। अब देखिए, ये वाटर रिपेलिंग है, वाटर को भगा रहा है, जाओ तुमको यहाँ नहीं आना है। लेकिन
ये तो वाटर को लगातार पंप इन कर रहे हैं बाय फोर्स, तो नतीजा क्या होगा? देयर इज अ बिल्डअप ऑफ वाटर, वाटर बिल्डअप होगा ना यहां पे। नतीजा क्या होगा? इस वाटर बिल्डअप होने के कारण, सोच लीजिए, वाटर बिल्डअप होने के कारण प्रेशर एंसर्ट होगा, और इस प्रेशर के कारण यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ और यहाँ बॉर्डर पे जो सेल्स है, उनके अंदर वाटर एंटर करेंगे, और ये प्लाज्मोडेस्माटा है, पीडी, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल टू सेल वाटर ट्रैवल करेगा। यानी ये सेक्शन वाटर को कंपेल करेगा कि वो सेल के अंदर एंटर करे, और सेल में एंटर करने के बाद वो क्या करेंगे? सेल टू सेल कम्युनिकेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक वाटर रिपेलिंग लेयर बना हुआ रहता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंडोडर्मिस, राइट। समझ में आई बात कि एंडोडर्मिस यहाँ पे वाटर रिपेलिंग लेयर बना रहा है। इससे बेनिफिट क्या है? ये फोर्स कर रहा है वाटर को सेल के अंदर एंटर करने का, और सेल के अंदर एंटर करने के बाद प्लाज्मोडेस्माटा से आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद उसको जब इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, वहां से बाहर निकल के आगे बढ़ जाएगा। सो इन दिस वे वाटर ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। Thus it makes a water repelling layer. It compels, तो हम लोग इस बात को अब यहां पे मेंशन कर पाएंगे। It compels लिखते चलिए, the water to enter the cells and transit through प्लाज्मोडेस्माटा, ट्रांजिट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। सबका फोन बैग के अंदर रखिए, तो सबको ही अपना अपना है डायग्राम पेज पे। और अब हम लोग प्लेस करेंगे, हो गया लिखना। तो एंडोडर्मिस वर्चुअली एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर के सिस्टम्स को, अंदर के टिश्यूज को कलेक्टिवली हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेल, STELE, स्टेल, राइट। तो नोटेड बाई में लिखेंगे द पार्ट्स of the root or stem inner to the endodermis is collectively called as स्टेल। तो हम लोग करने जा रहे हैं पढ़ाई स्टेल का, ठीक। आगे बढ़े। एंडोडर्मिस के बारे में और पढ़ रहे हैं, स्टेल। अब अंदर का सारा हिस्सा स्टेल के अंतर्गत आएगा, यानी स्टेल विल एनकम्पास द वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, पीठ, ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब देखिए यहीं पे कहीं PH stands for phloem, फ्लोएम नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग वैस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू को आइसोलेटेड वे में नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिवली आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक
ग्राउंड टिश्यू की बात है। ग्राउंड टिश्यू को आइसोलेट करके पढ़ के उसके बाद वैस्कुलर बंडल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन डायग्राम ड्रॉ करते समय जैसे हम लोग शुरू में करते हैं, पहले एपिडर्मिस बना लिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं। उसके बाद हम लोग कॉर्टेक्स ड्रॉ कर लिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं। एंडोडर्मिस ड्रॉ कर लिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेल में यानी एंडोडर्मिस के अंदर में आपको मिले हुए रहेंगे, मतलब सब एक साथ रहेंगे, ग्राउंड टिश्यू भी, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो आइसोलेटेड डायग्राम नहीं ड्रॉ हो पाएगा, ये कलेक्टिव डायग्राम बनेगा। अब देखिए फ्लोएम आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे। वैस्कुलर बंडल पढ़ाते समय एक बात बताए थे, रूट में जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा रहता है? क्या वो सेम रेडियस पे रहते हैं या डिफरेंट रेडियस पे? डिफरेंट रेडियस पे। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए नाम रेडियल। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट रेडियल होगा। पॉइंट नंबर 2, हम लोग को जाइलम रूट में एंडार्क मिलता है कि एक्सार्क? एक्सार्क। सब उल्टा जा रहा है काहे? रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ रहते हैं। प्रोटोजाइलम हो गया फर्स्ट फॉर्म जाइलम और मेटाजाइलम हो गया लेटर फॉर्म जाइलम। तो शुरुआती दौर में बने हुए जाइलम इसमें बाहर की तरफ दिखेंगे और बाद में बने हुए जाइलम अंदर की तरफ दिखेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम, इस अरेंजमेंट के लिए नाम यूज होता है एक्सार्क। ठीक, भूलना नहीं है। तो एक्सार्क अगर दिखाना है तो जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ आएंगे, या इसको ऐसे लेकर चलें, ऐसे कहिए, चार फ्लोएम है तो 4 जाइलम भी बन जाएंगे। जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं, जाइलम के एलिमेंट्स साइज में छोटे होते जा रहे हैं। और मेटाजाइलम बताए भी थे कि ये कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं, प्रोटोजाइलम छोटे। इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग को दिखेगा, ये कहलाएगा एक्सार्क अरेंजमेंट। ये है प्रोटो और XY स्टैंड्स फॉर जाइलम, ये एब्रीविएशन हम लोग यूज करेंगे। और ये हो गया मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम किधर है? टुवर्ड्स पेरीफेरी। और मेटाजाइलम किधर है? टुवर्ड्स सेंटर। ये हो गया, बोलिए, एक्सार्क अरेंजमेंट। यहां तक पूरा कीजिए। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट यहां दिख गया। अब ये जगह जो है खाली रह गया है, तो कोई फिलअप करने आएगा? इनको फिलअप करने के लिए आएंगे। वन मोमेंट। अब एक चीज, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू रहता है। ठीक है, ये भी पैरेन्काइमा के ही हैं, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू यहां दिखाई पड़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में। चूंकि ये दूर है, इसलिए ये इस तरीके से अरेंज हैं। इन्हें कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इनका भी नेचर पैरेन्काइमा वाला ही होता है। ये भी पैरेन्काइमा ही नेचर है।
राइट। अब बाकी जगह को भरने के लिए दूसरा ग्राउंड टिश्यू आएगा एंड दैट इज पेरीसाइकिल। ये होगा पेरीसाइकिल। और सेंटर के तरफ होंगे तो पीथ जरूर, लेकिन पेरीसाइकिल और पीथ के सेल्स के बीच में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? दोनों एक जैसे लगेंगे, इसलिए सेल्स ओवरलैपिंग हो जाएंगे, राइट। तो हम जानते हैं कि पीथ सेंटर के तरफ रहता है, इसलिए कह देंगे यहाँ है पीथ और बाहर के तरफ पेरीसाइकिल। तो अगर ग्राउंड टिश्यू को गिनना हो, कौन कौन ग्राउंड टिश्यू यहाँ दिख रहे हैं, तो देखिए, तो पीथ GT लिख दें, याद रहेगा, ग्राउंड टिश्यू है। पेरीसाइकिल ये भी ग्राउंड टिश्यू है। कंजंक्टिव टिश्यू ये भी ग्राउंड टिश्यू है। और कोई तो स्टेल के अंदर, यानी स्टेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ग्राउंड टिश्यू प्लस वेस्कुलर बंडल। ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन? पीथ सेंटर में, पेरीसाइकिल बाहर के तरफ, स्पेशल जगह पे कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तीन मिलकर यहाँ पे अपना जगह बनाएंगे और रहेंगे कौन? वेस्कुलर बंडल, राइट। पूरा कीजिए। अब चलिए इनको हम लोग एक्सप्लेन करें। ग्राउंड टिश्यू में ही हम लोग चल रहे हैं, यहां तक आए हैं कि स्टेल कौन होते हैं। नाउ द स्टेल, द पेरीसाइकिल, ग्राउंड टिश्यू। सेल्स कैसे होते हैं? फ्यू लेयर्स, पैरेनकाइमेटस, mix in shape with pith, which is present at the central empty space between the वैस्कुलर बंडल, स्पेशली जाइलम। तो वैस्कुलर बंडल और जाइलम के बीच में जो खाली जगह है, उन्हें भरने के लिए, उस जगह पे रहने के लिए पीथ आ जाते हैं, जो कि पैरेनकाइमेटस है, और ये स्टोरेज पर्पज से वहाँ रहते हैं, स्टोरेज प्लस सपोर्ट दोनों देने के लिए। तो ये अपने शेप में मामले में पीथ के साथ ओवरलैप करते रहते हैं, इसीलिए पीथ और पैरेनकाइमा एक जैसा लगता है। और हम जानते हैं कि एंडोडर्मिस के बाद पैरेनकाइमा शुरू होता है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम तो कहेंगे हाँ पैरेनकाइमा जरूर है। पीथ का सेल चूँकि पैरेनकाइमा से मैच करने लगा है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ पीथ इनकॉन्स्पिकुअस है। एनसीईआरटी में टर्म यूज़ किया है, उसका मतलब होता है प्रेजेंट, पहचान में नहीं आएगा, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल हो गया। पर्पस काहे है यहाँ पे? पर्पस कहिए या फंक्शन कहिए। कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस ब्रांचेस
इन द रूट। तो शुरू में रूट लेकर आया इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी रूट। उस रूट से आगे का जीवन इन प्लांट्स का नहीं चल पाएगा क्योंकि साइज इनका बढ़ना है। तो जब तक वो फैलेगा नहीं, उनके ब्रांचेस निकलेंगे नहीं, तब तक वो कैसे जस्टिस कर पाएगा उतने बड़े, है ना, लिविंग लोड के लिए। तो न्यूट्रिशन पहुंचाना, सपोर्ट देना, ये सारा काम करना है, इसीलिए इनको ब्रांच तो तैयार करना पड़ेगा। पेरिसाइकिल इज द वन विच विल प्रोड्यूस द ब्रांचेस एंड दैट टू बाय डिवीजन। सो ये डिवाइड करने लायक होते हैं, पहला पर्पस। दूसरा, सिंस इट इज डाइकॉट, hence it shows 2 degree यानी secondary growth by producing कैम्बियम, और कैम्बियम होता है मेरिस्टेमेटिक। तो अब आप थोड़ा सरप्राइज होंगे। देखिए, ये जो पेरिसाइकिल है परमानेंट टिश्यू है कि नहीं? ग्राउंड टिश्यू पेरिसाइकिल का बना है, और पेरिसाइकिल का नेचर हो गया पैरेन्काइमा वाला। तो पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं? परमानेंट टिश्यू के सेल्स। और यहाँ दिखाई दे रहा है परमानेंट टिश्यू के सेल्स फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो ये इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएट होना। पहले डिफरेंशिएट हो गया, पहले अलग हो गया डिवाइडिंग सेल्स से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल से अपना नेचर बदल के नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ बैक टू पवेलियन, फिर से वो अपना पुराना प्रॉपर्टी रीएक्वायर कर रहा है, और इसी को डी डिफरेंशिएशन होना कहते हैं। और डी डिफरेंशिएट करके ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा, जो बाद में डिवाइड कर करके नया वैस्कुलर बंडल और नया कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाएगा। तो बाहर की तरफ नया कॉर्टेक्स देगा, अंदर के तरफ नया वैस्कुलर बंडल देंगे। समझ में आया? सो ये पर्पस सॉल्व करेगा कैम्बियम, और इस कैम्बियम को बनाने में पेरिसाइकिल का प्राइमरी रोल। अब जैसे कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, उसी तरीके से ये कैम्बियम अकेले, मतलब ये क्या कहते हैं, डिवाइड करने के बाद ये जो कैम्बियम का लेयर बनाने जा रहा है, ये तब तक अधूरा रहेगा जब तक इसको सपोर्ट में एक और टिश्यू ना मिले, एंड दैट इज कंजंक्टिव टिश्यू। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू एक मतलब डॉर्मेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पैच के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो है वो मेरिस्टेमेटिक टाइप का, लेकिन चूंकि डिवाइड नहीं कर रहा है तो परमानेंट टिश्यू के सेल्स की तरह दिखते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं वो पैरेन्काइमेटस हैं, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे आर पैचेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जो अभी डिवाइड करना बंद करके रखे हुए हैं। जब इसे कैम्बियम बनने का मौका मिलेगा तो ये यूनिफाइड हो जाएगा, यानी पेरिसाइकिल फिर से मेरिस्टेमेटिक बन के क्या करेंगे, कंजंक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर कैम्बियम का निर्माण करेंगे। गॉट इट? तो इसका दो पर्पस हो गया, एक तो ये रूट में ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा ये कैम्बियम प्रोड्यूस करेगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी रूट की मोटाई के लिए जरूरी है। यहाँ तक पूरा कीजिए, हो गया? स्टिल में पेरिसाइकिल पहले लेवल पे, इसके बाद कौन आने वाले हैं, कंजंक्टिव टिश्यू। प्रेजेंट बिटवीन xylem and phloem
together with pericycle it forms meristematic layer for secondary growth of the root या dicot root. Parenchymatous. ये हुआ इसके ग्राउंड टिश्यू का डिस्क्रिप्शन. अब इसके लास्ट फेज में आ गए हैं, वो है वेस्कुलर बंडल. नाउ वी सी द वेस्कुलर बंडल. हो गया. रेडियल होगा अरेंजमेंट, रेडियल होगा, रूट है ना. फ्लोएम टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा, resting with the parenchyma cells. parenchyma cells के साथ जुड़े हुए रहेंगे. जाइलम किधर रहेगा? टुवर्ड्स इनर साइड रहेगा ना. जाइलम कैसा होगा? एक्सार्क के अंडर एक्सार्क. और एक चीज, नंबर ऑफ जाइलम पैचेस 2 to 4, not more than this. Diarch to tetrarch, ARCH, sorry, tetrarch arrangement. इसको कहता है 2 से 4 पैचेस, यानी 2 से 4 जगह पे आपको जाइलम दिखाई देंगे इनके स्टेल में. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता. तो डाइकॉट है, डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल की यही पहचान है. क्या क्या मिलेगा? पहला रेडियल, रूट में रेडियल, उसके बाद फ्लोएम मिलेगा पीछे के तरफ, पेरीफेरी साइड में, सेंटर के तरफ मिलेंगे जाइलम. जाइलम अरेंजमेंट होगा कैसा? एक्सार्क, और पैचेस 2 से 4, तो मैक्सिमम टेट्रार्क अरेंजमेंट जाइलम के दिखते हैं. दिस इज ऑल फॉर द मोनोकॉट, सॉरी, डाइकॉट रूट एनाटॉमी. ठीक है, पूरा कीजिए. हो गया.
अब एक सवाल, जब तक लोग लिख रहे हैं तब तक, क्या कारण हो सकता है कि इसमें पेरिसाइकिल और पीथ का क्वांटिटी डाइकॉट रूट में हम लोग को कम नजर आता है? फ्यू लेयर्स थिक लिखे हैं, देखे हैं ना? क्या कारण हो सकता है? सोची तो जरा, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए तो देखें कुछ पता चलता है कि नहीं। अगर बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है। दो मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए तो जरा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसी तरह के चीज़ पे थिंक ओवर करना बहुत ज़रूरी है, और आपको लॉजिक लगेगा और दिखेगा वही एक्चुअल कारण है कि ऐसा ये दिखता है। शुरू से कहते हैं कि देखिए, प्लांट बहुत साइंटिफिक है, एकदम फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, रिक्वायरमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर डेवलप करता है, कोई भी एसेसरी नहीं रखता, और मैक्सिमम रिसाइकलिंग करता है, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करता है। फूड के नाम पे ये बनाता क्या है? शुगर। कहीं से उसे अलग से प्रोटीन या फैट्स मिलते हैं क्या? नहीं, शुगर से ही प्रोटीन, शुगर से ही फैट्स बना लेता है। हाँ, उनके लिए कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो मिनरल के रूप में लेता है, नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट एंड शुगर मिला के सारा बना लेता है। दिस इज हाउ द प्लांट्स आर डूइंग। तो बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही बड़ा रिसाइकलर है। इसलिए प्लांट अगर पढ़ लेते हैं तो सेल कैसे काम करता है ये आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा, एटलीस्ट यूकैरियोटिक लेवल पे। दिस आर वेरी सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, किसी खास प्रकार के फंक्शन करते हैं। एनीवे, समझ में आया? पता चलेगा कहीं से हवा लग रहा है? नहीं। देखिए, आपको यहाँ क्या बताए कि सेकेंडरी ग्रोथ, आपको बोले ना, आपके आंख के सामने पड़ा हुआ है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मोटाई बढ़ना, नए नए टिश्यूज बनाना। तो अगर ये लगातार नए वैस्कुलर बंडल बनाता रहेगा तो दबाव बढ़ेगा ना, दबाव बढ़ेगा, जगह कम होगा। उसी जगह पे नए टिश्यूज लगातार आ रहे हैं तो उसका सिचुएशन क्या होगा? जगह कम होता जाएगा। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स, ये लिविंग सेल्स से ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नए, है ना, वैस्कुलर बंडल और ये सब आते रहेंगे, वैसे वैसे वहाँ पे पैरेन्काइमा के सेल्स डिस्ट्रक्ट होंगे, और कंपैरेटिवली इसीलिए पेरिसाइकिल और पिथ बहुत कम लेयर में प्रेजेंट रहता है। तो पेरिसाइकिल अंदर की तरफ आ रहे हैं और पिथ अंदर से और अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो बॉर्डर लाइन पे दोनों टच कर रहे हैं ना। इसीलिए पेरिसाइकिल का जो शेप और पिथ का जो शेप है, दोनों बहुत मैच करता है। यही कारण है कि ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं, तो आप आसानी से पिथ को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे पिथ का काम क्या है? सेंटर प्लेस को कैप्चर करके रखना। सेंटर तो लगातार नया जाइलम दे रहा है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू पिथ के लिए जगह कहाँ बचता है? इसलिए पिथ का क्वांटिटी कम हो गया, और बॉर्डर पे कहीं पे पिथ है तो पेरिसाइकिल से उसके सेल मैच कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें दोनों ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डाइकॉट के बाद मोनोकॉट रूट एनाटॉमी। और मेरे लिए साथ ये सारा चीज़ आसान हो जाएगा। रीज़न क्या है? पहले बोलेंगे एपिडर्मिस, हम लोग कहेंगे सेम एज डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट का एपिडर्मिस याद कीजिए, मोनोकॉट रूट के एपिडर्मिस में फिट कीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क होगा। जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आप देखते जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप होमवर्क में
ये मोनोकॉट रूट ड्रॉ करेंगे, समझ गए? तो हम समझाते जा रहे हैं, काम आपको वर्कआउट आपको करना है। तो एपिडर्मिस क्या हो गया? एपिडर्मिस जैसा हम डाइकॉट रूट में देखें वैसा ही होगा। कौन बताएगा डाइकॉट रूट के एपिडर्मिस का प्रॉपर्टी? आज सुबह सुबह ही फिर रिपीट किए। होगा? नहीं होगा। क्यूटिकल नहीं होगा। और नहीं होगा। हाँ, यही प्रॉपर्टीज तो हैं। नाउ ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स सेम एज डाइकॉट रूट। कॉर्टेक्स का प्रॉपर्टी बिल्कुल ओवल शेप्ड होगा। हाँ, पॉलीगोनल, वही हुआ। मल्टी लेयर्ड होगा ना। स्टोरेज इन नेचर। ग्राउंड टिश्यू में पहला गया कॉर्टेक्स, फिर कौन आएगा? एंडोडर्मिस, सेम एज डाइकॉट रूट, यानी ये भी सुबेरिनाइज्ड होगा। और एक चीज बोलना छूट गया था, द एंडोडर्मिस मेकिंग द वाटर रिपेलिंग लेयर is called Casparian strip। या यहीं भी लिख दीजिएगा, बात एक ही है। आपको तो पढ़ना ही है एंडोडर्मिस, तो आपको बोल दिया गया कि एंडोडर्मिस वैसा ही है जैसा कि डाइकॉट रूट का। तो यहाँ अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहा है, वहाँ पे भी बना ही रहा है। ठीक है। कैस्पर मतलब जानते हैं? एक मॉस्किटो रिपेलेंट भी आता है, उसका भी कंपनी का नाम है कैस्पर। कैस्पर मतलब जानते हैं? नहीं, भूत। इट स्टैंड्स फॉर डरावना, हॉरिबल, हॉरर। तो ये वाटर के लिए हॉरिबल स्ट्रिप है। वाटर इससे डर रहा है, वाटर रिपेल कर रहा है ना, वाटर डर रहा है, इसीलिए ये पट्टी वाटर रिपेलिंग लेयर, इसीलिए इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जा रहा है। ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हमें एंडोडर्मिस द्वारा मिलेगा बना हुआ, कहाँ पे? रूट में, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, सेम टू सेम, राइट। ग्राउंड टिश्यू में अब आएगा कौन? पेरीसाइकिल। अब यहां पेरीसाइकिल में आपको एक चीज दिखना पड़ेगा, पैरेनकाइमेटस होंगे, रेयरली divide to produce root branches। Don't form secondary growth। या ऐसे कहिए, डोंट फॉर्म ठीक नहीं लग रहा है, डोंट प्रोड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ये इसका आइकॉनिक फीचर। तो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है, डाइकॉट रूट समय के साथ मोटा होता जाता है, मोनोकॉट रूट ऐसा नहीं करता, जैसा है वैसे ही रहे। ठीक है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, उस समय पेरीसाइकिल पार्टिसिपेट करेगा, ब्रांचिंग करेगा, बट दैट रेयरली। अदरवाइज जो बना हुआ है उसी के साथ रहता है। तो अब बताइए पीच का क्या हाल होगा?
और इस पीत को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताना था, इसीलिए वहाँ पे आपको सोचने के लिए वो सवाल दिए थे। वहाँ का रीजनिंग तो पता है, पीत काहे गायब हो रहा है, क्यों वो मिंगल अप हो जा रहा है पेरिसाइकिल के साथ। तो यहाँ पे क्या वो फिजियोलॉजी, यहाँ पे क्या वो स्ट्रक्चरल चेंज अपीयर होंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो पीत डिवाइड नहीं करेंगे सेम में। पीत डिवाइड कहाँ करता है? पीत प्रेजेंट रहेगा एंड यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन सी इट इज कॉन्स्पिकुअस देयर। ये आइडेंटिफाइबल हैं, इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो जिस रूट के सेक्शन में आपको पीथ दिखाई पड़े, इनवेरिएबली इट इज द मोनोकॉट रूट। समझ गए? और जिस रूट के सेक्शन में आपको पीथ ना दिखाई पड़े तो डाइकॉट रूट हो भी सकते हैं। हो सकता है कि आपको न्यूली डेवलपिंग मोनोकॉट रूट का एक सेक्शन काट के दे दिया तो उसमें कम दिखे, तो फिर अदर फीचर्स के साथ इसको हमें वेरीफाई करना होगा। ठीक है? एनीवे, सो दिस इज हाउ द पेरिसाइकिल इज। अब पेरिसाइकिल के बाद हम लोग पीत के बारे में बात करें। पीत कैसा होगा? प्रेजेंट, कॉन्स्पिक्यूअस यानी ऑब्जर्वेबल, और डज स्टोरेज एंड सपोर्ट। पृथ्वी हो गया। अब कौन बचता है? कंजंक्टिव टिश्यू। अब बचता है कंजंक्टिव टिश्यू। कैसा होगा कंजंक्टिव टिश्यू मोनोकॉट में? आप पहले ही जान चुके हैं कि डिवाइड नहीं करेगा, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देने वाला। तो कंजंक्टिव टिश्यू इसका होगा तो पैरेन्काइमा वाला। पैरेन्काइमेटस, स्टोरेज इन नेचर एंड सपोर्ट द रूट। होंगे जरूर, गायब नहीं होंगे। कंजंक्टिव टिश्यू यहाँ भी दिखेगा, लेकिन इसका पर्पस यहाँ पे नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि पेरिसाइकिल इसके साथ आ ही नहीं रहे हैं साथ देने के लिए, तो वैसे ही रह जाएंगे। राइट? दिस इज हाउ द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द मोनोकॉट रूट इज। ठीक है? अब कौन बचता है? वैस्कुलर ब्लड। यहाँ तक हो गया? देखिए, कहते हैं ना कि हम लोग को हर्डल परेशानी पहले किस में आएगा? शुरुआत करते हैं डाइकॉट रूट से। रूट को, डाइकॉट रूट का एनाटॉमी समझने में जो जितना समय देगा, आगे जाके जो भी स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, दूसरा रूट पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। उसका रेफरेंस एक ब्रेन में हमारा बना हुआ है, उसी के रेस्पेक्ट में दूसरे को हम इमेजिन कर सकते हैं। राइट? तो अगर इमेजिनेशन हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ें वैस्कुलर बंडल की ओर। आराम से, हड़बड़ा के नहीं लिखना है, ऐसा नहीं हो कि छूट जाए। टेक योर टाइम। Done?
इसका क्या मतलब है? कॉन्स्पिशियस ऑब्जर्वेबल। कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्जर्वेबल, और पहले क्या था? इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी नॉट ऑब्जर्वेबल या नॉट डिस्टिंग्विशेबल। पहचान में नहीं आते, अब यहाँ पहचान में आएंगे। चलें? राइट? अब है वैस्कुलर बंडल। इसका वैस्कुलर बंडल रूट है ना, जाइलम और फ्लोएम का सजावट कैसा होगा? रूट में जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? रेडियल। रेडियल होगा। फ्लोएम किस तरफ होगा? टुवर्ड्स आउटसाइड, या जिसको हम लोग कह रहे हैं पेरीफेरी। जाइलम किधर होगा? टुवर्ड सेंटर। और जाइलम का प्रॉपर्टी एक्सार्क एंड डार्क कैसा होगा? एक्सार्क। मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। और पैचेस यहाँ पर बताएं। नंबर ऑफ जाइलम पैचेस 6 और मोर, यानी नंबर ऑफ जाइलम पैचेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है? और यही नंबर ऑफ जाइलम पैचेस इन डाइकॉट रूट, ये क्या होंगे? लेस देन इक्वल टू 4। नोटेड बाय, कृपया ध्यान रखें। ठीक है? इसका फिक्स नंबर होता है। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है डाइकॉट पे। मोनोकॉट में 6 या 6 से अधिक होंगे। कंडीशन, इसके लिए नाम है कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीआर्क। और वहां क्या था? टेट्रार्क, हार्डली। डाइआर्क टू टेट्रार्क, ये पॉलीआर्क 6 या 6 से अधिक। दैट इज ऑल फॉर द रूट एनाटॉमी। अब आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। हर एक डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपका डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। फुल पेज एक मेथड आपको दिखाए हैं, डाइकॉट का हम लोग कैसे ड्रॉ किए हैं, उसी तरीके से मोनोकॉट का कीजिएगा। एरर नहीं कीजिएगा, देख के सोच के समझ के कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का सहारा लीजिएगा और हर एक के पीछे जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन हमसे पूछिएगा। देन हम लोग मूव करेंगे डाइकॉट स्टेम की ओर। ठीक है? तो रूट हो गया, स्टेम, देन लीफ, देन द चैप्टर इज ओवर।